ये है फ्रांस का शेरपा लाइट, ये है साउथ अफ्रीका का RG-32 स्काउट, ये है कोरिया का किया द्वारा बनाया गया LTV और ये है अमेरिका की अमेरिकन कंपनी ओशकोश द्वारा बनाया गया JLTV जिसने हमवी को रिप्लेस किया है। ये जितनी भी गाड़ियां मैंने अभी आपको दिखाई हैं ये सभी की सभी लाइट मल्टी यूटिलिटी आर्मर्ड व्हीकल की कैटेगरी में आती हैं। ये आर्मर्ड गाड़ियां सेना के जवानों को वॉर जोन में प्रोटेक्शन देते हुए मूव करने में मदद करती हैं। और इन सब में कॉमन बात यह है कि ये इन देशों की कंपनीज द्वारा ग्राउंड अप डेवलप करी गई हैं इनकी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फोर्स होने के बाद भी इंडिया में खुद की ग्राउंड अप डेवलप्ड कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं थी अभी तक, बल्कि लाइट यूटिलिटी आर्मर्ड व्हीकल के नाम पर महिंद्रा अभी तक रक्षक नाम की ये गाड़ी यूज कर रहा था जो कि डोनर गाड़ी की शैसी पर बनाई जाती थी। लेकिन देर सवेरे से ही इंडिया ने भी एक इंटरनेशनल लेवल की ऐसी ही गाड़ी डेवलप कर ली है और इसका अंदाजा पहली बार तब लगा जब मार्च 22, 2021 में SP शुक्ला जो कि महिंद्रा ग्रुप में डिफेंस, एरो और एग्री हेड हैं, वो ट्वीट करके रिवील करते हैं कि महिंद्रा डिफेंस को आर्मी की तरफ से 1056 करोड़ का आर्मर लाइट स्पेशलिटी व्हीकल बनाने का ऑर्डर मिला है, जिसमें कि महिंद्रा को 1300 फुली ग्राउंड अप डेवलप्ड लाइट आर्मर व्हीकल्स इंडियन आर्मी को देने थे। और ये खबर सुनते ही पूरे के पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस छा गई जहां पर इस गाड़ी के बारे में बताया जाने लगा। लेकिन लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि क्यों ये इंडिया का तेजस मूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स। एंड ऑब्वियसली मैं ऐसा इसलिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि महिंद्रा ने अपनी इस ALSV यानी कि आर्मर्ड लाइट स्पेशलिटी व्हीकल को इंडिया में ग्राउंड अप डेवलप करा है इंडियन आर्मी की नीड्स को समझते हुए, जैसे कि तेजस को बनाया गया था। और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिया की जो सीमाएं हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स लैंड्स पर हैं, कहीं पर रेगिस्तान है तो कहीं पर पहाड़ हैं। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे देश ऐसी गाड़ियों को दूसरे देशों से खरीदते हैं या फिर किसी डोनर गाड़ी की शैसी पर मॉडिफाई करके बनाते हैं, जैसे इंडिया की रक्षक गाड़ी बनाई जाती है। और दूसरी बात यह भी है कि अगर इंडिया के पास IP राइट्स होंगे ऐसी गाड़ी के जैसे महिंद्रा के पास हैं अब ALSV के, तो हम इन गाड़ियों को दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं, खासकर डेवलपिंग देशों के अंदर, क्योंकि इंडिया जाना ही जाता है अपनी कॉस्ट इफेक्टिव इंजीनियरिंग के लिए। और इसीलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये गाड़ी है क्या, ये किस काम के लिए बनाई गई है, ये बाहर मिलने वाली किन गाड़ियों से कम्पीट करती है और सेना के लिए ये कितनी ज़्यादा कारगर होने वाली है। आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है चाइना के बाद, जैसा मैंने आपको पहले बताया। लेकिन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक आर्मर्ड व्हीकल के नंबर्स के मामले में इंडिया 7th रैंक पर आता है और साउथ कोरिया, जापान और टर्की जैसे लिए इंपोर्ट करती है ऐसी गाड़ियों को। या उनके साथ अगर हम साउथ कोरियन आर्मी की बात करें जो हमसे आगे हैं इस मामले के अंदर, तो उनकी होम ग्रोन कंपनी किया द्वारा डेवलप्ड लाइट टैक्टिकल व्हीकल वो लोग यूज़ करते हैं जो कि महिंद्रा की ALSV वाली कैटेगरी में ही आता है। और क्योंकि एक उनके खुद के घर में डेवलप की जा रही है, इसकी वजह से उनके पास ये गाड़ी बहुत बड़े नंबर्स में है। कितने बड़े? आर्मी के पास आर्मर्ड व्हीकल की 2 कैटेगरी होती है। एक होते हैं इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जिनका रोल डिफेंसिव से ज्यादा ऑफेंसिव होता है, यानी कि ये लड़ाई के लिए उतारे जाते हैं, जैसे कि BMP 1 और 2, या जिनको फेज आउट करने वाली है वो है टाटा कैस्ट्रल, ये भी एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। और दूसरे हैं APCs यानी कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, और इनमें भी 2 तरीके की कैटेगरी होती है। एक होती है माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्टेड यानी कि MRAPs, और दूसरे होते हैं लाइट मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। और इन दोनों के अंदर ही हम टेक्निकल डिफरेंसेस के MRAPs के अंदर होता है और इसीलिए हम इन्हें उन गाड़ियों से अलग रखेंगे। अब अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो उनके पास MRAP में अफ्रीकन ओरिजिन के कैस्पर MK2 या उसका लाइसेंस्ड वर्जन आदित्य है जो कि लोकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जाता है। और रिसेंटली इसी कैटेगरी के अंदर कल्याणी M4 को भी ऐड किया गया है जो कि साउथ अफ्रीका के M-BOMB 4 पर बेस्ड है। और इसी कैटेगरी में महिंद्रा की ये और टाटा की ये वाली गाड़ी भी आती है। लेकिन लाइट यूटिलिटी व्हीकल के नाम पर इंडियन आर्मी के पास अभी तक कमांडर जीप की शैसी पर बेस्ड कॉम्पोजिट आर्मर्ड प्लेटेड महिंद्रा रक्षक ही थी और ये गाड़ी कहीं से कहीं तक भी मिलिट्री के लिए कैपेबल नहीं थी। हाँ, ये 7.62 या AK-47 के राउंड्स के खिलाफ तो प्रोटेक्शन देती है, लेकिन आखिरकार ये हैथक गाड़ी एक डोनर गाड़ी पे बेस्ड होती है जैसे कि स्कॉर्पियो। तो इसके अंदर ये देखने को मिलते हैं जो इनके इंजन और ट्रांसमिशन होते हैं ये उस गाड़ी का वेट झेलने के लिए बने होते हैं जो OEM द्वारा बनाई गई थी, यानी कि 1600 से 1800 किलोग्राम के आसपास। लेकिन क्योंकि इनके अंदर आर्मरिंग ऐड कर दी जाती है तो इनका वजन 2600 किलोग्राम तक हो जाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा स्लगिश फील होने लगती हैं। और बावजूद इस बात के कि इस गाड़ी को बनाना कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, फिर भी इस गाड़ी को बनाने के लिए भी इजरायली बेस्ड कंपनी प्लासम की मदद ली गई थी। लेकिन वहीं अगर हम इसे कंपेयर करें महिंद्रा की लेटेस्ट ALSV से तो ये देखने को मिलता है कि ये गाड़ी सही मामले में मिलिट्री के लिए कैपेबल व्हीकल है।
और इसीलिए इस गाड़ी को रक्षक से रिप्लेस किया जा रहा है। और इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमें इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस देखनी पड़ेगी। इस गाड़ी में स्टायर द्वारा बनाया गया 3.2 लीटर का इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड टर्बोचार्ज 6 सिलेंडर इंजन दिया जा रहा है, जो कि डीजल वाला इंजन है। ये गाड़ी 215 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है 3600 आरपीएम पर और एकदम बेहतरीन 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है, वो भी सिर्फ 2000 आरपीएम पर। ये गाड़ी 0 से 60 किलोमीटर की रफ्तार 12 सेकंड में पकड़ सकती है, जो कि इसके साइज और वजन के हिसाब से काफी ठीक है। और ये गाड़ी 1000 किलोग्राम के पेलोड के साथ 6 से 8 लोगों को भी ले जा सकती है। ये 4 व्हील ड्राइव है, 4 to 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है और फ्रंट एंड बैक में इसमें डबल विशवोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिया गया है और साथ ही फ्रंट और रेयर के अंदर डिफरेंशियल लॉक्स भी हैं और इसी वजह से ये काफी ज्यादा ऑफ रोड कैपेबल। इसको शुरू करते हैं हम आर्मरिंग से। तो इस गाड़ी के अंदर CENB7 यानी कि हाईएस्ट बैलिस्टिक प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी हाई वेलोसिटी स्टील पियर्सिंग राउंड्स को भी झेल सकती है। और इसके अंदर नाटो के स्टैंडिंग 4, 5, 6, 7 स्टैंडर्ड्स मिलते हैं, जो कि ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर गाड़ी कितने किलो के माइन से प्रोटेक्शन दे सकती है। और ALSV में देखने में मिलता है कि इसके अंदर स्टैंडिंग लेवल 2 आता है, यानी कि ये 6 किलोग्राम तक के एक्सप्लोसिव को झेल सकती है और 80 मीटर दूर से 155 mm के मोटार के शेल को के साथ ही साथ इसके अंदर 400 किलोग्राम तक का बैटल लोड लिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें रन फ्लैट टायर मिलते हैं जो 50 किलोमीटर तक चल सकते हैं बिना। गन हैच दिया गया है और एडिशनली इसमें ग्रेनेड लॉन्चर, मीडियम मशीन गन और सर्वेलेंस इक्विपमेंट जैसी चीजों को माउंट करने के लिए जगह दी गई है। इसके अलावा इसमें सर्विस GPS, टेक्टिकल कमांड एंड कंट्रोल विद मैपिंग के लिए इंडियन आर्मी के लिए कैसे बेस्ट फिट है वो समझने के लिए हमें कुछ और भी गाड़ियों को देखना पड़ेगा जो इस कैटेगरी में आती है। तो चलो इसके लिए कुछ इंटरनेशनल मार्केट में मिलने वाली गाड़ियों पर नजर डालते हैं, जैसे कि पोलैंड की टूर 1, फ्रांस की शेरपा लाइट, साउथ अफ्रीका की RG32 स्काउट, चेक की टाटा ट्रक पे बेस्ड एक्सकैलिबर T8157, डच कंपनी की इवाको LMV, किया की LTV, जर्मन मेड आर्मर्ड मल्टीपर्पस व्हीकल, इजिप्ट की तमसा, स्विस आर्मी की मोवांग ईगल और चाइना बेस्ड नॉरिनॉक की VN21 और फाइनली जिसका आप सबको इंतजार था यानी कि US की हमवी। लेकिन इस गाड़ी को क्योंकि ओशकोश ने रिप्लेस कर दिया अपने लाइट टेक्टिकल व्हीकल की मदद से, तो हम इसमें JLTV की बात कर रहे हैं। अब इन सभी गाड़ियों को देखने और इनकी स्पेसिफिकेशन पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा भारी हैं। एंड इवन तो ये गाड़ियाँ लाइट कैटेगरी में आती हैं, फिर भी इनमें से किसी भी गाड़ी का वजन 4.5 टन से कम नहीं है। और देखा जाए तो जो ओशकोश की JLTV है वो तो 9 टन की है और चेक कंपनी की एक्सकैलिबर पेट्रियट टूर 1 4.8 टन की है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 166 हॉर्स पावर मिलती है। और फ्रांस की शेरपा 7.7 टन की है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 215 हॉर्स पावर मिलती है, मतलब वजन के हिसाब से पावर काफ़ी कम है। वहीं अगर हम अपनी ALSV को देखें तो उसके अंदर 216 हॉर्स पावर मिलती है, लेकिन उसका वजन सिर्फ 2 पॉइंट पहाड़ों तक दोनों पर ही तेजी से मूव करने के लिए बनाई गई है। पहले बाहर के देशों की नकल करते हुए आर्मी के लिए एक हमवी जैसी गाड़ी, और इस गाड़ी को इंडक्ट नहीं किया गया क्योंकि इसको आर्मी द्वारा शायद फेल कर दिया गया था और इसका बड़ा रीज़न यही हो सकता है क्योंकि ये कैपेबल नहीं थी उतनी, जितने में ह्यूमन लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। और इसीलिए वर्ल्ड वॉर की तरह मॉडर्न वॉरफेयर में ह्यूमन वेव अटैक नहीं, जैसे दुनिया के अंदर आर्मर टेक्टिकल व्हीकल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और अगर हम सिर्फ मिडिल ईस्ट और अफ्रीका रीजन की बात करें तो यहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल की मार्केट 3.7 बिलियन की है और ये 2030 तक 5.8 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और यही की है, फास्ट है, ज़्यादा एजाइल है, किसी भी तरीके की टेरेन पर चल सकती है। और ये गाड़ी इराक जैसी जगहों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि हमें वहाँ ये देखने को मिला था कि हमवी जैसी गाड़ियों ने बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्म करा था जब वहाँ पर उनका युद्ध चल रहा था, अटक जाया करती थी ये गाड़ी वहाँ पर। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि डेजर्ट के लिए एक अल्ट्रा लाइट व्हीकल चाहिए होता है जिसका इंजन ज़्यादा, पर इससे ना सिर्फ महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ग्लोबल जाएगा बल्कि इंडिया भी डिफेंस एक्सपोर्ट में बड़ा बनेगा। क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फोर्स को APCs सप्लाई कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता। अब अगर आपको